हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 10th क्लास की अपनी अगली मैराथन क्लास अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। सबसे पहले बात की जाती है अपने पास किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर अपन जाएं तो अपने पास इलेक्ट्रिक भी अपने जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो विद्युत धारा है, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से रिलेटेड होती है, यानी जिसके अंदर अपन मूवमेंट ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपना निकल के आता है क्या? चार्ज। इसे हिंदी में क्या जाता है? आवेश। आपको पता है कि प्रकृति में अपने पास अधिकांश तत्व अपने आप को उदासीन रखने की कोशिश करते हैं। उदासीन इन द सेंस का मतलब ये हो गया, उनमें जितने प्रोटॉन है उतने के उतने क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वो क्या कहलाता है? उदासीन कहलाता है। तो यदि किसी न्यूट्रल पार्टिकल में से अपन क्या करें, किसी उदासीन तत्व में से कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, इस न्यूट्रल पार्टिकल में से अगर अपन इलेक्ट्रॉन कम कर दें, लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या कर दें? कमी कर दें। अगर अपन इलेक्ट्रॉन की कमी कर दें तो आप एक चीज देखो, इलेक्ट्रॉन की कमी करने का मीनिंग क्या हो गया? पॉजिटिव तो ज्यादा है और नेगेटिव मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी कर देते हैं तो यहां पर अपने को क्या पूरा का पूरा चार्ज क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। कैसे? प्लस के कितना है? 4 और माइनस का कितना है? केवल 2। तो क्या आंसर आएगा? प्लस का 2। तो यहाँ पर अपने पास जो चार्ज फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सा चार्ज बनता है? अपना पॉजिटिव का बनता है। वहीं अगर इसी न्यूट्रल पार्टिकल्स में अपन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दें, इलेक्ट्रॉन की अधिकता अगर अपन कर दें तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव तो 4 के 4 ही रह गए, नेगेटिव मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे बढ़ा दिए। तो यहाँ पर अपना जो निकल के क्या आएगा टोटल अपना? माइनस का 2, यानी नेगेटिव चार्ज निकल के आएगा। तो किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल में लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी उदासीन तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, आवेश को बताती है। और हमारे यहाँ पे जो चार्ज को जब रिप्रेजेंट करते हैं अपन, या तो प्लस कैपिटल क्यू काम में लेते हैं या स्मॉल क्यू काम में लेते हैं। वहीं थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो किसी भी चार्ज को वेरीफाइड करने के लिए इसकी यूनिट दी गई, वो यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक, वो क्या है? अपना कूलाम। वहीं आपसे अगर पूछा जाए कि ये अपने जो न्यूट्रल पार्टिकल को अपन ने चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट किया है, इसके 3 मेथड काम में लेते हैं। पहला मेथड क्या है? फ्रिक्शन काम में लेते हैं, यानी घर्षण। जब दो न्यूट्रल पार्टी को आपस में रब कराएं, आपने याद होगा अपने बचपन में एक अपने पास एक अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं कि स्केल को अपने सर पे रब करा के अपन कागज के टुकड़े उठा देते हैं। वो कौन सी मेथड है? फ्रिक्शन में काउंट होता है। वही नंबर 2 आता है क्या? इंडक्शन। और नंबर 3 आता है क्या? कंडक्शन। इन तीनों मेथड के जरिए अपन किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और अपना टॉपिक लेते हैं, वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। जब बात की जाती है करंट की, और इस करंट के ऊपर जाएं उससे पहले एक चीज ध्यान रखना कि जैसे आपके पास कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ चार्ज, किसी भी सब्सटेंस के अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, किसी भी दिए गए तत्व में आवेश का मान कितना होगा। तो आवेश का मान का एक फॉर्मूला है, Q इक्वल टू एन ई। एन तो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 माइनस 1.6 मल्टीपल 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये अपना क्या निकल के आती है? चार्ज की वैल्यू निकल के आती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के आपको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। ऑक्सीजन के अंदर चार्ज निकालना है तो अपने को पता है ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 गुणा क्या हो जाएगा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो अब किसी भी सब्सटेंस का न्यूमेरिकल अपने यहाँ से बनता है, आपके ध्यान रखिएगा, Q इक्वल टू एन के जरिए अपन यहाँ से फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं करंट पे, यानी धारा पे। इसे अपन विद्युत धारा भी बोल सकते हैं। विद्युत धारा का मीनिंग क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, आवेश के प्रवाह की दर, इसे क्या कहते हैं? अपन विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला जनरेट करता है अपना, चार्ज है Q, यानी इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज यानी Q अपॉन
जब बात की जाती है दर की पर यूनिट टाइम की, यानी अपॉन में कितना आ जाएगा टी, यानी आई बराबर क्या निकल के आया क्यू अपॉन टी। और इसकी यूनिट क्या निकलेगी, चार्ज की यूनिट आपको पता क्या होती है कूलाम, और टाइम की क्या होती है सेकंड, यानी कूलाम अपॉन सेकंड। और कूलाम अपॉन सेकंड को एक साइंटिस्ट है अपने एम्पियर उनके नाम से जाना जाता है, यानी जो अपने विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक है, जो यूनिवर्सल अपने पास इसकी यूनिट है वो क्या रहती है अपनी एम्पियर रहती है। अब यहीं से अपना एक 1 मार्क के अंदर डेफिनेशन निकलती है, वो क्या है, डिफाइन 1 एम्पियर, एक एम्पियर को परिभाषित करें। तो आप एक चीज़ देखो, अगर मैं चार्ज को क्या कर दूं, यूनिट टाइम कर दूं, यानी यूनिट कर देते हैं अपन, आई बराबर जैसे 1 कूलाम, यूनिट टाइम हो गया, और टाइम भी कितना कर देते हैं 1 सेकेंड। तो यहाँ पे अपने पास क्या निकल के आएगा 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड, यानी 1 एम्पियर, यही तो निकल के आ रही है। अब इसी को अपन डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी, फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज फॉर 1 सेकेंड, या when unit coulomb charge flow for unit second then the current supply in the circuit is known as 1 ampere। यदि किसी विद्युत परिपथ में इकाई आवेश को इकाई समय के लिए प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है 1 एम्पियर कहलाती है। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अपन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना पॉइंट लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिएगा, टॉपिक को अच्छे से समझते चले बेटा ताकि आपके आसानी रहे। अब जब अपने पास फॉर्मूले धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, इन्हीं से अपने पास यूटिलाइजेशन भी इनका बढ़ेगा। तो अब अपने पास एक टॉपिक आ गया, जैसे क्या है, वो है अपना क्या, पोटेंशियल। इसे हिंदी में बोला जाता है क्या, विभव। होता क्या है पोटेंशियल। अब आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब अपन किसी चार्ज को मूवमेंट कराते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी आवेश को अपन लेके जा रहे हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो वही किया गया वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। यानी टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट देन work done is known as पोटेंशियल। किसी आवेश को अनंत से कहीं पर अपने को लेके आना है, यानी किसी आवेश को, बिंदु आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट कराना है, तो उसके लिए जो मेरे को कार्य करना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। फॉर्मूला बनाते हैं, पोटेंशियल को डिनोट करते हैं किससे, V से। पोटेंशियल V बराबर वर्क, और किसको मूवमेंट करा रहे हो आप, चार्ज को, यानी वर्क अपॉन चार्ज। वर्क को अपन सिंबल पता क्या होता है, W, और चार्ज का क्या होता है, Q, यानी V बराबर क्या निकल के आया, W अपॉन Q। और इसकी यूनिट क्या होगी, आपको पता वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम, यानी जूल अपॉन कूलाम। और जूल अपॉन कूलाम को अपन क्या लिखते हैं, वोल्ट। ये अपना इसके क्या यूनिट निकल के आ जाती है। अब इसी तरह अपने पास यहाँ पे 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट विभव को परिभाषित करें। तो अपने पास क्या रहेगा, कंफ्यूज मत होया करो, बस ध्यान रखना। अगर वर्क डन अपन 1 जूल कर दे, यानी व्हेन टू ब्रिंग ए 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, वर्क डन इज 1 जूल, देन द पोटेंशियल इज नोन एज 1 वोल्टेज। यदि इकाई आवेश को अनंत से लाने के लिए 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है तो वह अपना क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट विभव कहलाएगा। ये अपना क्या निकल के आ गया, पोटेंशियल निकल के आ गया। अब यहाँ से अपना इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है, वो है क्या, ओम्स लॉ, ओम का नियम। आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है ये सीधा सीधा। ओम के नियम को समझाइए और इसका कर्व बनाइए। आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी 2 डेफिनेशन निकल के आती है, एट स्टैंडर्ड या कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जब अपना टेम्परेचर क्या कर दें अपन, कांस्टेंट कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट है, टेम्परेचर बढ़ने से अपने को पता है रेजिस्टेंस बढ़ता है। अपने इन्हीं की चीज़ों को ध्यान रखें। तो कुछ इसकी स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ है, जैसे टेम्परेचर को अपन को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को अपने को कांस्टेंट रखना है, और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is directly proportional to electric current।
बड़ा सिंपल सी लाइन बना दी है मैंने। यानी अपने यहाँ पे ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। एज वी इंक्रीज द पोटेंशियल करंट ऑल्सो इंक्रीजेज, एज वी डिक्रीज द पोटेंशियल करंट ऑल्सो डिक्रीजेज। अर्थात ओम का नियम क्या बताता है, ओम के नियम के अनुसार नियत ताप दाब तथा आयतन पर विभव का मान सदैव प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जैसे जैसे विभव का मान बढ़ेगा विद्युत धारा का मान भी क्या करेगा, बढ़ेगा। विभव का मान घटेगा तो विद्युत धारा का मान भी क्या करेगा, घटेगा। तो यहाँ पे अपना एक सिंबल बन गया V प्रोपोर्शनल टू क्या, I। और जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो आपको पता है अपने कांस्टेंट यूज करते हैं, तो V बराबर I मल्टीपल क्या लग जाता है, R। और इस R की वैल्यू क्या निकल के आएगी, R बराबर क्या हो गया है यहाँ पे, R बराबर निकल के आ गया V बटा हुआ I। और इस V बटा I यानी यूनिट क्या निकल गई, वोल्ट प्रति एम्पियर। और वोल्ट प्रति एम्पियर को अपन किस नाम से जानते हैं, ओम के नाम से जानते हैं। और इसका सिंबल है, सिंबल आप ध्यान रखिएगा, ये अपना क्या बनता है, इसका सिंबल बनता है। और इस आर को अपन जिस स्पेसिफिक वर्ड से जानते हैं वो स्पेसिफिक वर्ड क्या है अपना, रेजिस्टेंस। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट या कंट्रोल करती है उसे किस नाम से जानते हैं अपन, रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। अब ये रेजिस्टेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो अपने पास एक और क्वेश्चन निकल के आता है। और उससे पहले अपन एक चीज़ देखना चाहते हैं कि जो अपना कर्व निकल के आता है, जैसे अपने एक चीज़ देखो V और I के बीच में अगर तो कर्व देखें तो आपको पता है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो यानी वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट की वैल्यू भी क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो इसका स्पेसिफिक कर्व है वो कर्व किस तरह आएगा, अगर वोल्टेज 0 तो इलेक्ट्रिक करंट भी कितनी, 0। वोल्टेज 1 तो इलेक्ट्रिक करंट भी 1। यानी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है ये वैल्यू भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमें कर्व कैसा मिलेगा, ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन मिलेगा, यानी I प्रोपोर्शनल टू V आपको प्राप्त होगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अपन फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, और जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो अपना एक टॉपिक आता है, वो है क्या, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की निर्भरता। जब बात की जा रही है प्रतिरोध की निर्भरता की, डिपेंडेंसी की, तो यहीं से अपना बहुत कुछ अपना एक यहाँ से पॉइंट निकल के भी आ जाता है कि अपना जो सब्सटेंस अपन ले रहे हैं उस सब्सटेंस के ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह डिपेंड करेगी। तो आप एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पर अपने पास क्या है, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। अरे भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बात करनी है। कोई दो वायर है, कोई दो तार है, दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट कर रखा है इस पॉइंट पर। जब आपस में कनेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होगी, यानी इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस एकदम कम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा देता हूँ हल्के से। जैसे ये दो वायर है, ये दोनों वायर कनेक्टेड है। जब ये कनेक्टेड है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से इधर दूसरे वायर में चला जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी। थोड़ा सा गैप कर दो, जैसे गैप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चार्ज को मूवमेंट करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो और ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो और ज़्यादा होगा। यानी जो रेजिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ाने के साथ साथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। आप एक चीज़ को इसको कंपेयर करो, आप क्लासरूम में बैठे और आपको पंचायती करने की आदतें पड़ी हुई है, बातचीत करने की रही हुई है अपनी आदतें। आपको कोई दोस्त आपके पास में बैठा तो आप उसके कान में आसानी से बात कर सकते हो। लेकिन अगर वही आपके बीच में एक स्टूडेंट को दूसरे को बिठा दे तो आपको एक दूसरे से बात करने में कुछ दिक्कत तो आएगी, आपको थोड़ा सा अपने इस एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। वहीं अगर उन्हें आपके बेंचे ही चेंज कर दें, अगर आपको काफ़ी दूर बिठा दें तो कितना ज़्यादा इफेक्ट बढ़ेगा। तो जो अपना रेजिस्टेंस है वो लेंथ बढ़ाने के साथ साथ क्या करता है, बढ़ता है। यानी यहाँ पर अपना स्टेटमेंट क्या निकल के आता है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, बढ़ेगा, और लेंथ घटने पर रेजिस्टेंस भी क्या करेगी, घटेगी। यानी दोनों एक दूसरे के साथ साथ बढ़ेंगे और साथ साथ कम होंगे। नंबर 2 पॉइंट, मेरे को एक चीज़ बताओ, एक तो मेरे पास इतनी सी जगह है, इलेक्ट्रॉन इधर से आया, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है तो टक्कर ज़्यादा होगी ना, तो टक्कर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। वही अगर मैं थोड़ा सा एरिया बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी टक्कर कम होगी। अगर और ज़्यादा एरिया बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा ना। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली
प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां पे देखो क्या निकल के हो गया, अब अपने पास स्टेट बन गया क्या, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। दोनों एक दूसरे के इस तरह निकल के आ गए, एक तो समानुपाती आ गया और एक व्युत्क्रमानुपाती आ गया। अगर दोनों को कंबाइन कर दें अपन, जब दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो क्या हो गया, आर प्रोपोर्शनल टू L/a। प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो क्या बन जाएगा, आर बराबर रो, एक कांस्टेंट लगा रहा हूं रो, L/a। इस रो को किस नाम से जानते हैं, रेजिटिविटी, प्रतिरोधकता। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब इस ए को इधर भेजो अगर अपन, तो आर मल्टीपल ए बटा हुआ एल बराबर क्या हो गया, रो। इसकी यूनिट अगर निकालनी है मेरे को, यूनिट अगर निकालनी, आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम मल्टीपल एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी मीटर गुणा मीटर अपॉन लंबाई है, लंबाई की क्या होती है, लेंथ की मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो रो की जो यूनिट है वो क्या आती है, ओम इंटू मीटर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको मेरे हिसाब से समझ में भी आ गया होगा किस तरह निकाली है मैंने। अगर यहाँ तक आपके समझ में आ गया तो अपने पास एक तरीके से अपन थ्योरेटिकल पोर्शन में काफ़ी हद तक अपना सिलेबस ये चैप्टर से रिलेटेड हो जाता है। वहीं अपन थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो जो रेजिस्टेंस अपन ने लिया है उस रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है और उसको अपन किसी इलेक्ट्रिक करंट के सर्किट में जोड़े तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। चलो अपन निकालते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो दो तरह का कनेक्शन काम में लेते हैं अपन। सबसे पहले अगर बात करें किसी भी रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल अपना ये रहता है, ये अपना क्या कहलाता है, इसका सिंबल कहलाता है। अब इसका कॉम्बिनेशन करना है, कॉम्बिनेशन दो टाइप का होता है। पहला क्या है, सीरीज श्रेणी क्रम, वही नंबर 2 आता है क्या, पैरेलल। पैरेलल को हिंदी में अपने पास दो तरह के बोलते हैं, समांतर भी बोलते हैं, वही आपको कई बार बोर्ड में क्या देखने को मिलता है, पार्श्व भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों बात एक ही है। चलिएगा, जब बात की जाती है सीरीज कॉम्बिनेशन की, अगर कोई दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस वन आफ्टर वन, एक के बाद एक लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। वही अगर कोई दो रेजिस्टेंस 1/1 यानी एक के ऊपर एक लगा हुआ है इसी तरह, तो वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। कोई दो रेजिस्टेंस से अपने क्या R1 और R2 दोनों यहाँ पे सीरीज में लगे हुए हैं, इन दोनों को मैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से भी जोड़ ही देता हूँ अपने, ताकि अपने पास इसको क्लियरली समझ पाएं अपन। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज कहाँ से जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जो जाती है। तो यहाँ पर अपना V वोल्टेज है, रेजिस्टेंस R1 R2 है, करंट कितनी है अपनी I यहाँ पे ली हुई है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए आप, जब यहाँ से V वोल्टेज निकला और करंट I निकली, क्या इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कहीं पे जाके टूट रही है क्या, कहीं पे भी नहीं डिवाइड हुई, तो यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगी, I ही रहेगी, इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो पोटेंशियल है V1 और पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा V2, दोनों कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग है तो अपने को ज़्यादा वर्क करना पड़ जाएगा, कम वर्क करना पड़ जाएगा, यानी पोटेंशियल अपना हर बार अलग अलग हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपना जब पोटेंशियल टूटा है तो किस तरह टूटा, V बराबर कितने भागों में टूटा, V1 प्लस V2, V बराबर क्या हुआ, V1 प्लस V2। ओम्स लॉ क्या बताता है, अपना ओम्स लॉ क्या रिप्रेजेंट करता है, V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ पे V1 बराबर कितना होगा IR1 और V2 कितना होगा IR2, यही आएगा ना, क्योंकि I तो दोनों तरफ सेम है। जैसे ही आप वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो IR V बराबर IR बराबर IR1 प्लस IR2, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, I आपको कॉमन आता दिख रहा है, तो R1 प्लस R2 और अपना I क्या चला गया था कॉमन, I से I क्या कर गया, कट गया, तो R बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2। ये अगर दो रेजिस्टेंस है तो सिंपल एडिशन हो गया, अगर दो से ज़्यादा दिए हुए हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी दिए हुए वो सारे के सारे जुड़ते जाएंगे। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, जैसे ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नॉर्मल है दोनों का आपस में जोड़ दो, यानी 2 + 3 कितना हो जाएगा 5 ओम अपना निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, जब सीरीज में लगे हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है वो, लेकिन पैरेलल में क्या होता है वो देखते हैं। चलो आओ जाओ ध्यान दो आगे। यहाँ पर अपने पास जैसे अपने इसको स्विच पे ऑन किया
ऑन करते हैं, यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, इलेक्ट्रिक वोल्टेज हो, आई अपना क्या करंट, यहाँ पर आई इलेक्ट्रिक करंट आई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक करंट जो अपनी आई है वो आप खुद बताओ, दो भागों में जा रही है ना, एक तो I1 मान लें इधर, और इधर क्या हो रही है अपनी I2, वापस जाके कंबाइंड हो रही है कितनी, I बराबर I1 प्लस I2। तो यहाँ पर डिवाइड कौन हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड हुआ है, पोटेंशियल होगा वही रह गया V बराबर V बराबर V। तो आपको पता है ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, ओम्स लॉ बताता है अपना क्या, V बराबर IR। तो अपने को I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना यहाँ पे, तो I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा हुआ R, और I1 कितना रहेगा, I1 बराबर V बटा R1, और I2 कितना रहेगा, V बटा हुआ R2। दोनों वैल्यूज पुट करोगे तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, जैसे ही अपन पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। V कॉमन हो गया तो V अपॉन R बराबर, V कॉमन निकला 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन R बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, इस तरह डिवीजन में जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, अगर ये 4 ओम है और ये भी कितना है 4 ओम है, तो दोनों को अगर सोल्व करेंगे तो देखो कितना हो गया, 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, यानी 1 अपॉन R बराबर कितना हो गया, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन 2 अपॉन 4, कट गया तो कितना 1 अपॉन 2, पलटोगे तो R बराबर कितना आएगा 2 ओम। यानी जो रेजिस्टेंस है वो दोनों जब समान है तो क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, कम हो रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब अपन सीरीज ऑर्डर में बात करते हैं, श्रेणी क्रम में बोलते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। वही जो अपने पैरेलल ऑर्डर में उसमें क्या कर जाता है, वो कम हो जाता है। आप इसको जल्दी से नोट डाउन करें ताकि अपन आगे बढ़ें, और थोड़ा सा कूल डाउन रख के चलें अपने आप को, ताकि अपने को अच्छे से समझ में आता रहे। अपन आगे बढ़ेंगे और अपने टॉपिक को लेंगे, वो क्या है अपना, क्या यहाँ पर अपन लेंगे पावर के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को अपन डिस्कस करेंगे। चलिएगा, आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपन जब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर की, विद्युत शक्ति की, तो आपको पता है विद्युत शक्ति किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितना वोल्ट अपना प्रवाहित हो रहा है। तो अपने पास यहाँ पे जो पावर है, और ये पावर कौन सी है, इलेक्ट्रिक पावर है, विद्युत शक्ति है। जब विद्युत शक्ति की बात कर रहे हो तो इसको नॉर्मल से डेफिनेशन बनती है, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्ट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट, प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट। विभव तथा विद्युत धारा का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति, यानी P बराबर वी आई। नॉर्मल सा फॉर्मूला आ गया, P बराबर क्या, वी आई। अब आपको पता है इसकी यूनिट जो आएगी वो यूनिट क्या रहती है, वोल्टेज की V की यूनिट तो क्या है वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट की क्या एम्पियर, यानी वोल्ट इंटू एम्पियर, और वोल्ट इंटू एम्पियर को क्या बोला जाता है, वॉट के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वॉट। और आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा जो अपने पास हॉर्स पावर होता है, जो अश्व शक्ति जब अपन काम में करते हैं, तो एक हॉर्स पावर के अंदर 1 HP बराबर 746 वॉट। ये हमेशा अपने कितनी रहती है इसकी, ये डायरेक्ट आपके MCQ के अंदर पूछा जाता है आपसे, या फिलअप के अंदर आपसे इसको पूछा जा सकता है। चलिएगा, अब इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा तोड़ मोड़ भी सकते हैं। कैसे, V आपको बराबर क्या होता है, IR होता है, वैल्यू रखोगे तो P बराबर क्या हो गया, IR मल्टीपल कितना I, तो P बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। एक फॉर्मूला ये भी तो बन गया। वही थोड़ा सा और तोड़ मोड़ के खेल लेते हैं अगर अपन, तो जब अपना और जाते हैं तो अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की अगर वैल्यू रख दो तो P बराबर क्या हो गया, V मल्टीपल I बराबर क्या होता है, V बटा हुआ R, तो V बटा हुआ R, तो P बराबर क्या हो सकता है, V स्क्वायर बटा R। तो जो अपनी इलेक्ट्रिक पावर है, विद्युत शक्ति है, उस विद्युत शक्ति के अपने 3 फॉर्मूले रहते हैं, P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, और P बराबर V स्क्वायर बटा हुआ R। आप अपने न्यूमेरिकल के अंदर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उस अकॉर्डिंग इसको रखते जाओ और सोल्व करते जा सकते हैं। अब अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक अपना बचता है, वो है क्या अपना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल का उष्मा का नियम, या जूल का तापीय नियम, इसको तापीय नियम भी बोल सकते हैं अपन। चलिएगा, मेरे को एक चीज़ बताओ, आप लोगों को जब अब तक अपन ने इतना कुछ पढ़ा है तो उसके अंदर एक चीज़ अपने पास देखते आए हैं कि जो एनर्जी है वो एनर्जी ही तो हीट के बराबर होती है। जो ऊर्जा है, ऊर्जा ही तो अपन बोलते हैं कि इसके बराबर है। तो आपको पता है जो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर अपन क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
ये अपने को पता है। वहीं अगर अपन थोड़ा सा मैं कन्वर्जेशन पे आऊँ तो आपको पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन ने बनाया था। पोटेंशियल V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। इस W की वैल्यू क्या होगी, W बराबर क्या होगा, V मल्टीपल Q। यानी जो वर्क है वो पोटेंशियल और चार्ज का गुणनफल भी हो सकता है। यहाँ पे वर्क का, फोर्स का काम कौन कर रहा है, अपना वोल्टेज, और डिस्प्लेसमेंट का कौन कर रहा है, चार्ज। तो यहाँ पे अपने पास W बराबर क्या हो गया, V मल्टीपल ऑफ Q। अभी भी अपने ओम्स लॉ देखा था। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, V बराबर IR। तो अप्लाई करो तो W बराबर क्या हो गया, IR मल्टीपल ऑफ Q। चलिएगा, इतना अपने पास निकल के आ चुका है। अब अपने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, अब आप देखो पूरा यूज हो रहा है इसमें। शुरुआत में अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, Q बटा हुआ T। वैल्यू Q की रखनी है तो Q बराबर क्या हो गया, I मल्टीपल ऑफ T। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे लाके पटक दो तो W बराबर क्या हो गया, IR मल्टीपल ऑफ IT। I मल्टीपल R कितना हो गया, I स्क्वायर, R ऐसा का ऐसा और T, यानी टोटल वर्क कितना आया, I स्क्वायर R T। ये जो वर्क है वो वर्क ही किसके बराबर होता है, अपना हीट के बराबर होता है। यानी जो कार्य है, कार्य किसके बराबर है, ऊष्मा के। तो H बराबर क्या निकल के आता है, I स्क्वायर R T। ये अपना क्या कहलाता है, जूल का ऊष्मा का नियम। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हीट है वो इलेक्ट्रिक हीट H बराबर क्या होती है, I स्क्वायर R T। और I स्क्वायर R को अपन, आपको पता है यहाँ पे साथ साथ में क्या लिख सकते हैं, H बराबर अपन इसको V I T भी अपन इसको लिख सकते हैं। ये अपना क्या है, फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अच्छे से, और अपने को यहीं पे इस चैप्टर को अपन क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मैराथन क्लास की ओर। आप इसके न्यूमेरिकल जल्दी से जल्दी मेरे को सोल्व करके बताएं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को फोटो भेजें ताकि अपन उसको सोल्व कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।